मुख्यमंत्री का अब ऐलान हो गया है। सांगानेर से विधायक भजनलाल शर्मा को विधायक दल का नेता चुना गया है। प्रदेश कार्यालय में हुई विधायक दल की बैठक में बीजेपी हाईकमान द्वारा तय किए गए नाम का ऐलान किया गया और उस नाम पर सभी की सहमति बन गई। नए मुख्यमंत्री के नाम का प्रस्ताव वसुंधरा राजे ने ही रखा। आखिरकार काफी विचार विमर्श के बाद राजस्थान को नया सीएम मिल गया है। इसी पर बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये एक रिपोर्ट देख लीजिए। भरतपुर के रहने वाले भजनलाल शर्मा संगठन में लंबे समय से कार्यरत हैं। वे प्रदेश महामंत्री के तौर पर कार्य करते रहे हैं। बीजेपी ने उन्हें पहली बार जयपुर की सांगानेर जैसी सुरक्षित सीट से चुनाव लड़ाया और पहली बार में ही वे सीएम बने। मौजूदा विधायक अशोक लाहोटी का टिकट काटकर भजनलाल शर्मा को प्रत्याशी बनाया गया था। राजस्थान प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती वसुंधरा राजे के द्वारा श्री भजनलाल शर्मा का नाम प्रस्तावित किया गया और सर्वसम्मत से सभी ने इनका समर्थन किया है। इसके साथ ही दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा उप मुख्यमंत्री होंगे। वहीं वासुदेव देवनानी विधानसभा स्पीकर होंगे। भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री बनाने के लिए पार्टी नेतृत्व को धन्यवाद दिया। जिन्होंने नाम का प्रस्ताव किया, हमारी पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री माननीय वसुंधरा राजे जी का भी धन्यवाद देता हूं और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का भी मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे प्रभारी माननीय अरुण सिंह जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान की ये जो टीम है, राजस्थान के जो सभी हमारे विधायक हैं, निश्चित रूप से जो राजस्थान की अपेक्षा है हमसे, भारतीय जनता पार्टी से, हम माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम राजस्थान का पूरी तरह से सर्वांगीण विकास किसी भी क्षेत्र में हो, निश्चित रूप से हम पूरा करेंगे। ये मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूँ। बैठक से पहले केंद्रीय पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह ने बीजेपी के सभी वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की। जानकारी के मुताबिक राजनाथ सिंह ने वसुंधरा राजे को बैठक से पहले ही नए मुख्यमंत्री का नाम प्रस्तावित करने के लिए मना लिया था। दोनों के बीच करीब 10 मिनट तक बातचीत चली। इसके बाद सभी नेताओं के बीच भी कुछ देर चर्चा हुई। जिस तरह तीनों राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों के नए नाम सामने आए, उसके बाद राजनीतिक हलकों में बीजेपी के मोदी शाह युग की कार्यशैली पर चर्चा होना स्वाभाविक है। साफ है कि बीजेपी में फैसले का आधार सिर्फ एक और एक बिंदु है। उस एक बिंदु के इतर न कोई दोस्ती काम आती है, न किसी भी शख्स का शक्ति प्रदर्शन। आज की बीजेपी में फैसले का आधार सिर्फ पार्टी हित है। पार्टी हित का मतलब आगे आने वाले चुनावों में किसी फैसले से कितना जन समर्थन बढ़ेगा। ऐसे में बीजेपी में नेताओं को अब समझ लेना चाहिए कि पॉलिटिक्स शो के बजाय कार्यकर्ता की तरह काम करने वालों को ही कुर्सी मिलेगी। पीआर एजेंसी हायर कर या इमेज ब्रांडिंग करवाने वाली कंपनियों पर पैसा खर्च करने की गलती करने की अब जरूरत नहीं है। पार्टी के आला कमान के समांतर अपनी अलग इमेज चमकाने की कोशिश करके आप अपना ही नुकसान कर सकते हैं। वहीं हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर, झारखंड के पूर्व सीएम रघुबर दास, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम ताराकिशोर प्रसाद और उमा देवी को पहले शायद ही कोई जानता था। इन्हें पार्टी के इनके जमीनी स्तर के कार्य और उनकी जाति के समीकरण के आधार पर जिम्मेदारी सौंप दी। फिलहाल राजस्थान में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की बात नहीं बनी। उधर मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान भले नेता थे, पर उनको भी गुमान हो गया था कि उनकी लाडली बहना योजना के चलते बीजेपी राज्य में सत्ता में आई है। जैसा कि मध्य प्रदेश के ही कद्दावर बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कहा था कि छिंदवाड़ा में क्यों नहीं लाडली बहना को वोट मिला। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी तो लाडली बहना योजना नहीं था, फिर भी बीजेपी वहां भारी बहुमत से कैसे जीत आई। एक कहावत है कि ज्यादा जोगी मच उजाड़, यानी कि कांग्रेस पार्टी में जब इंदिरा गांधी का युग रहा है, सारी शक्तियां एक जगह केंद्रित रहीं। किसी भी गुट को सर उठाने की इजाजत नहीं थी। इंदिरा गांधी के बाद कुछ हद तक राजीव गांधी और सोनिया गांधी के सक्रिय रहने तक ऐसा ही रहा, पर राहुल और प्रियंका के युग में कांग्रेस में किसी की नहीं चल रही है। यही कारण है कि जीते हुए राज्य कांग्रेस के हाथ से निकल गए। इसीलिए
कभी कभी लोकतंत्र में भी सीमित रूप से अधिनायक तंत्र बहुत फायदेमंद हो जाता है। यही कारण है कि इंदिरा युग को और मोदी युग को भारत के सबसे मजबूत दौर के रूप में माना जाता है। वहीं बीजेपी में आज पार्टी आला कमान की ओर से एक लकीर खींची जाती है, जिसका पालन हर हाल में सुनिश्चित होता है। पार्टी की सफलता दर सफलता का यही कारण है। जिस तरह की गुटबंदी राजस्थान बीजेपी में थी, उसके चलते यहाँ भी कभी बीजेपी की सरकार नहीं बन पाती। पर पिछले 3 सालों से धीरे धीरे पार्टी के सभी गुटों को खत्म कर दिया गया। किसी को राज्यपाल बना दिया गया तो किसी को कोई पद नहीं दिया गया। बेहद पीछे रहने वाले लोगों को खास पद दिए गए। इस तरह राजस्थान में लगातार प्रयास के बाद गुटबंदी को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया, जिसका नतीजा चुनावों में देखने को मिला है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हुई नियुक्तियां ये बताती है कि खेमेबाजों को डिप्टी सीएम का पद भी नहीं मिलने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में भी चौंकाने वाला एक फैसला लिया है। जिस तरह से ये फैसला सामने आया है, इसी पर बातचीत करेंगे और बातचीत के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, जिनसे मैं आपका परिचय करवा देती हूं। प्रियदर्शी भटनागर कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत स्वागत है प्रियदर्शी जी आपका। साथ ही साथ निधि शर्मा बीजेपी प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़ गई हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। राजलक्ष्मी जोशी एज अ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ गई हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। निधि शर्मा जी, सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगी। क्या लग रहा है, लगातार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चौंकाने वाले फैसले देखने के बाद अब राजस्थान में भी ऐसा ही धमाकेदार फैसला लिया गया है, जिस व्यक्ति के नाम का कहीं दूर दूर तक अंदाजा नहीं लगाया जा रहा था, वहां पर भजन लाल शर्मा को सीएम की कमान दे दी गई है। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि ये 2024 के प्लान को आगे बढ़ाने की भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक रणनीति है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता होती है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, और हमारे यहाँ सबसे अधिक प्राथमिकता हम कार्यकर्ताओं को ही देते हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है वो 3D पे काम करता है, यानी कि डिसिप्लिन, डिग्निटी और डेडिकेशन। तो जो माननीय भजन लाल जी हैं, उन्होंने इसका पूरी तरीके से पालन किया है। 4 बार प्रदेश महामंत्री वो रह चुके हैं और पूरी उम्मीद के साथ उनको सीएम बनाया गया है कि वो जन आकांक्षाओं पर खरे उतरेंगे और बेहतरीन तरीके से कार्य करेंगे राजस्थान में। लेकिन क्या आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है उसे कहीं ना कहीं इस पर विचार करना चाहिए था कि राजस्थान की जनता क्या चाहती है? लगातार हम रिएक्शंस देख रहे हैं, राजस्थान की जनता के भी कहीं ना कहीं एक मन में रोष नजर आ रहा है। वसुंधरा राजे का नाम काफी आगे था, बार बार बालकनाथ का नाम लिया जा रहा था। जितने नाम लिए गए मैडम, उसमें से किसी का नाम आगे नहीं किया गया। ऐसे में तजुर्बा नहीं, एक बार के विधायक रहे भजन लाल शर्मा, उन्हें चुनने का आखिर कारण भारतीय जनता पार्टी का क्या रहा है, ये समझने की जरूरत है। देखिए, कारण बहुत सिंपल सा है। भारतीय जनता पार्टी परिवार भाव में विश्वास रखती है, ना कि परिवारवाद में। और ये खूबसूरती है भारतीय जनता पार्टी की कि आखिरी पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति भी किसी दिन मुख्यमंत्री बन सकता है। और रही बात बाकी विधायकों की और वसुंधरा जी की, तो आदरणीय वसुंधरा जी हमारे लिए बहुत ही सम्मानित नेता है। उन्हीं के मार्गदर्शन में सब कुछ चीजें चल रही है। उन्होंने खुद ये नाम प्रस्तावित किया है और बाकी नाम तो मीडिया की देन है, ऐसी कोई ऑफिशियल पुष्टि कभी की नहीं गई है संगठन की ओर से। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ प्रियदर्शी जी भी जुड़े हुए हैं। प्रियदर्शी जी, जिस तरह से मध्य प्रदेश में भी आपने देखा नया चेहरा आया, किसी को उम्मीद नहीं थी कि इस तरह का कोई नाम सामने आ सकता है। छत्तीसगढ़ को आपने देखा, नहीं ऐसी उम्मीद थी कि नाम आ सकता है। ऐसे ही राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह चौंकाने वाला फैसला किया है, आपको क्या लगता है ये फैसला भारतीय जनता पार्टी ने किन कारणों की वजह से लिया होगा और आप इस पूरे फैसले को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक व्यक्तिवादी और दिखावे की पार्टी है। तो जीवित उदाहरण आपने आज देखा होगा कि जिस प्रकार से एक पर्ची वसुंधरा राजे सिंधिया जी को दी जाती है, उस पर्ची से नाम डिक्लेयर होता है, अब वो पर्ची कहाँ से आती है, इसको भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए। उसके अलावा मेरी बात को इस तरीके से भी तस्दीक हो जाती है कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी बनाए गए हैं नए, उन्होंने सबको धन्यवाद दिया, एक विधायक दल को, विधायकों को धन्यवाद नहीं दिया। तो साबित होता है कि ये जो नाम है ये विधायकों की सामूहिक राय से नाम के ये व्यक्तिवादी पार्टी होने
जीवंत निशानी है और किसी, या मान लीजिए किसी का नाम है या किसकी ओर से नाम है, परंतु ये सामूहिक राय का नाम नहीं है। मतलब आप देख लीजिए, अगर विधायकों की चलती या इनके संगठन की चलती तो यह नाम बहुत पहले डिक्लेयर हो जाता। ये 9 दिन 7 दिन की कसरत चल रही थी नहीं। तो उस कसरत के बाद में इन्होंने अपने जो स्पीकरण इनके तय बैठे तो उसके हिसाब से इन्होंने नाम कराया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो सर ये कह रही है ना कि नेताओं को अब समझ लेना चाहिए और ये समझ उन्हें आ जाना चाहिए कि पॉलिटिकल शो की बजाय कार्यकर्ता की तरह काम करने वालों को ही कुर्सी मिलती है, वो एक दिन मुख्यमंत्री भी बन सकता है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस पार्टी को सेट करने की कोशिश कर रही है। देखिए, कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो इनकी परिभाषा है, कार्यकर्ता की परिभाषा यही है कि मोदी जी के दायरे में कौन फिट बैठता है। क्या वसुंधरा राजे जी क्या कार्यकर्ता नहीं है जी? कार्यकर्ता की डेफिनेशन उनसे पुरानी कार्यकर्ता है, अनुभवी कार्यकर्ता है, उनको जो दरकिनार किया गया। तो नए लोगों को क्या मौका नहीं देना चाहिए प्रियदर्शी जी, आपको लगता है ऐसा? बिल्कुल देना चाहिए, फिर देना चाहिए, परंतु ये नहीं कहा जा सकता है कि जिसको बनाया गया है वो कार्यकर्ता और कार्यकर्ता नहीं है। राय का मुद्दा ही कह रहा, तो नाम थोपना हुआ ना। अगर इन्होंने कोई राय ली होती, बताते तो सही। इनका तो पर्ची पे नाम आया। वो तो कह रहे हैं कि आपको ये बता दूं, ये पिक्चर का ट्रेलर है, अभी तो पिक्चर बाकी है। ठीक है, इन्होंने वसुंधरा जी को नहीं बनाया और दूसरे लोग जो भी थे उनको नहीं बनाया। आप देखना क्या होता है आगे। बिल्कुल राजलक्ष्मी जी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने लगातार तीनों राज्यों में एक चौंकाने वाला फैसला किया है, आपको क्या लगता है ये जो फैसला भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया है, ये एक परिपाटी सेट करने के लिए किया गया है कि भारतीय जनता पार्टी में जो भी एक आखिरी पंक्ति में बैठने वाला कार्यकर्ता है वो भी कभी मुख्यमंत्री बन सकता है, या फिर इसके पीछे 2024 की प्लानिंग साफ साफ नजर आ रही है? जी नमस्ते जी। इसमें मुझे सभी का मिश्रण लग रहा है कि जैसे देखिए, इसमें ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग है कि कोई भी एक रॉयल फैमिली से हो सकता है या फिर कोई भी अत्यंत गरीब परिवार से आया हुआ हो सकता है। जैसे आप देख रहे होंगे कि बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट है, कैसे दिया कुमारी जी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनी है एक राज्य में और दूसरे राज्य में एक अत्यंत गरीब परिवार से आए हुए विष्णुदेव साई जी जो आदिवासी परिवार से हैं, जिन्होंने बहुत ही कष्ट से अपने आप को यहाँ तक पहुँचाया है। ये मतलब सभी को यहाँ पे एक अवसर मिल सकता है और सभी का इसमें सभी को अप्रिसिएशन है और सभी को एक समान देखा जाता है। तो ये एक मैसेजिंग है। देखिए, इसमें सभी जातियां हैं, सभी लोगों को इसमें शामिल किया हुआ है। तो ये जो मैसेजिंग मुझे लग रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग है और ये केवल उनकी जाति या उनकी स्टेटस को देखते हुए नहीं दिया गया है, उनके एफिशिएंसी को भी देखा गया है। जैसे अभी आप आज देखते हैं तो फिर शर्मा जी को ऐसे ही नहीं दिया गया क्योंकि वो ब्राह्मण से हैं। हाँ। लेकिन वो उनका जो ऑर्गेनाइजेशनल स्किल है, जो वो 4 बारी जो जनरल सेक्रेटरी बने हैं भाजपा के और अत्यंत पॉपुलर फेस थे वो भाजपा राजस्थान में। तो वो और आप ये देखिए कि पहली बार जब उन्होंने इलेक्शन लड़ा उसी बार उन्होंने 50,000 के मार्जिन से वो जीत गए हैं। तो फिर ये दर्शाता है कि वो कितने पॉपुलर हैं और उनके ऊपर कितना भरोसा है पार्टी को भी और जनता को भी। तो ये जो मुझे लग रहा है कि वो जो इतने वर्षों से जो डेडिकेटेड कार्यकर्ता रहे हैं और उनका ऑर्गेनाइजेशनल स्किल है और एंटी करप्शन के कुछ केसेस उन्होंने सामने से लिया हुआ है, उन्होंने उसमें लीडरशिप दिखाया हुआ था। इन सभी विषयों को नजर में रखते हुए उनको आज एक अवार्ड मिला हुआ है और उनको मतलब उनको अप्रिशिएट किया हुआ है पार्टी ने। तो ये मुझे लग रहा है कि ये एक मैसेज है केवल राजस्थान के लिए नहीं, केवल वो 3 राज्यों के लिए नहीं, लेकिन इसका असर सभी को, सभी राज्यों पर पड़ेगा कि ये पार्टी जो है इसका क्या मैसेजिंग है। तो ये बहुत ही आवश्यक है 2024 को नजर में रखते हुए भी और राज्य के हित को देखते हुए भी। तो ये मुझे लगता है कि ये बहुत ही स्मार्ट मूव है। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इसे स्मार्ट मूव माना जा सकता है। आगे हम